जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और उसी के क्रम में दोस्तों आज ये 38वां लेक्चर है और आज हम देखने वाले हैं जनगणना के बारे में। जनगणना से हमारे एग्जाम में जितने प्रश्न आते हैं, आज तक जितने प्रश्न आए हुए हैं, हम वो देखेंगे और इतिहास से वर्तमान तक की जनसंख्या के बारे में गणना करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार ही तथ्यों को जानेंगे और इतने शानदार तरीके से मैंने पीडीएफ को बनाया है कि आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत शानदार करके एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह। और दोस्तों आज हम इस प्रकार से याद करा देंगे आपको कि आपका आने वाला जो प्रश्न है जनगणना या जनसंख्या या लिंगानुपात या साक्षरता या ग्रामीण या धर्म को लेकर सारे प्रश्न समाहित है इसमें। ऐसा कोई सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों, सच में जनगणना के बारे में। और ये दोस्तों 38वां मैंने बताया था लेक्चर है। इससे पहले 37 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं और उनका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। 37 का 37 टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस बाई विष्णु सर। सर्च करोगे तो इंडियन ज्योग्राफी का ही है, इंडियन पॉलिटी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज नोट्स पड़ा हुआ है। डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना। आज हम देखने वाले जनगणना का इतिहास के बारे में। अगर हम बात करें कि जनगणना स्टार्ट कैसे हुई भारत में, कैसे 10 वर्ष के अंतराल से स्टार्ट हुआ था, उसको एक एक करके जानते हैं। अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहले जब रोमन साम्राज्य था, रोमन यानी यूरोप में जो भूमध्य सागर है उसके चारों तरफ रहने वाला जो साम्राज्य था उसको रोमन साम्राज्य कहते हैं। तो वहां पर पहली बार लोगों को गिना गया था। किसके द्वारा से? कैडेस्टर सर्वे के रूप में जानकारी मिलती है कि वहां के लोगों को गिना गया था, यानी जनसंख्या कितनी है और कितनी नहीं है, सबसे पहली बार रोमन साम्राज्य में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर आपसे कभी यह पूछे जाएगा कि मुगल काल में एक ऐसा पुस्तक बनाया गया था, एक पुस्तक के रचयिता थे अबुल फजल, तो वहां पर जनगणना की बात की गई थी। कौन सा था? आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उल्लेख है किसका? जनगणना का। ये किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। और ये अकबर के कार्यकाल में 9 रत्न में से एक रत्न था ये अबुल फजल, याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए दशकीय जनगणना सर्वप्रथम लागू कहां की गई थी? दशकीय जनगणना यानी 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना पहली बार किस देश में लागू की गई थी? भारत में तो लागू की गई थी, आप देखोगे 1881 में। लेकिन दुनिया में कहां की गई थी? तो याद रखेंगे अमेरिका में। कहां? अमेरिका में। कब? 1790 ईस्वी में। और एक प्रश्न पूछा गया था आधुनिक पद्धति से, प्रश्न आएगा आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम किस देश में जनगणना का शुभारंभ हुआ था? तो वो देश हो जाएगा आपका स्वीडन। सबसे पहला देश ये स्वीडन, याद रखेंगे। 1749 ईस्वी में स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें इंग्लैंड में, आपको पता है जब वो जनगणना स्टार्ट की गई थी तो भारत में इंग्लैंड का ही राज था, हाँ या ना? तो इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत 1801 या 1800 ईस्वी के बीच में की गई थी। और भारत में आगे आप देखोगे, भारत में 1881 में, यानी 18 यहां पर ऐसे जोड़ दोगे तो भारत में हो जाएगी। ठीक है, भारत में नियमित रूप से हो जाएगी। और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न आता है कि एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना हुई थी। इससे पहले भी भारतीय शहर की अपूर्ण जनगणना हुई थी, प्रयागराज और बनारस में की गई थी, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुई थी। तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई और कहां की गई थी? तो याद रखेंगे ढाका। अब आपको पता है ढाका आज बांग्लादेश का राजधानी है। बांग्लादेश एक अलग देश है, 1971 में आजाद हुआ था। उससे पहले उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब ढाका पहले भारत में ही था। तो 1830 ईस्वी में हेनरी वाल्टर के द्वारा पहली बार इस शहर की जनगणना की गई थी, ढाका की। याद रखेंगे, ये भारत का ही भाग था। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत किसने की? शुरुआत, या अगर ये पूछा जाए
कि अनियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसने की, दोनों एक ही बात है। तो लॉर्ड म्यो, यहां म्यो याद रखेंगे, गवर्नर जनरल था लॉर्ड म्यो, उसके कार्यकाल में स्टार्ट की गई थी। याद रखेंगे, डेट भी पूछा गया है 1872 ईस्वी में, याद रखेंगे। अनियमित रूप से, अगर यह पूछा जाए कि दोस्तों नियमित रूप से कब हुआ था, तो लॉर्ड रिपन था, इसके कार्यकाल में किया गया था, और 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। और मैंने पिछली क्लास में कराया था, जब हमने पॉलिटी पढ़ी थी तो ग्राम पंचायत करा रहे थे, तो उसमें मैंने कहा था लॉर्ड रिपन के द्वारा ही स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी 1882 ईस्वी में, और इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर ये कभी पूछे जनगणना आयुक्त या सेंसस कमिश्नर कौन था उस समय, तो याद रखेंगे WC प्लेंडेन था। WC प्लेंडेन था उस समय जब ये स्टार्ट किया गया था 1881 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी, अब आपको पता है भारत कब स्वतंत्र हुआ था, 1947 में। और इससे पहले जनगणना कब हुई होगी, याद रखेंगे 1941 में, क्योंकि 10 वर्ष के अंतराल से होती है। और इसके बाद कब हुई होगी, 1951 में। कब हुई थी, 1951 में। तो याद रखेंगे, एक तो 1951 और 1941, ये पहले हुई थी और ये बाद में हुई थी। तो याद रखेंगे पहली जनगणना कब होगी, 1951 ईस्वी में, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा जब 1951 ईस्वी में जनगणना की गई थी तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो याद रखेंगे श्री M एट्स व RA गोपाल स्वामी, उस समय ये जनगणना आयुक्त थे, सेंसस कमिश्नर थे, याद रखेंगे। अगर हम यही बात करें दोस्तों कि वर्तमान में बताओ कौन सी जनगणना है जो 2011 की हो चुकी है, वो कौन सी है, तो 15वीं जनगणना है। कौन सी, 15वीं जनगणना है। अगर यही प्रश्न कई बार पूछा गया स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो आप कहोगे 7वीं जनगणना है। 7वीं जनगणना का मतलब क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 51 में हुई थी, उसके बाद 61 में हुई थी, फिर उसके बाद 71 में हुई थी, इसके बाद 1981 ईस्वी में हुई थी, 1991 ईस्वी में हुई थी, 2001 और 2011। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हो चुकी है 2011 में। बताएंगे बाद में कि 2021 में जनगणना होनी थी, आज 2024 चल रहा है, क्यों नहीं हुआ है, वो भी डाउट कंफर्म करेंगे, याद रखेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि 21वीं सदी की कौन सी है, तो आपका आंसर होगा दूसरी है। देखो 21वीं सदी की ये दूसरी है, ये दो ही है। तो ये प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखने। उसके बाद और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप कैसा है। अगर आपसे प्रश्न आएगा जनगणना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो आपका आंसर होगा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ठीक है। अगर आपसे ये कभी पूछा जाए, बताइएगा जनगणना के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो आर्टिकल 246 में उल्लेख है जनगणना के बारे में, याद रखेंगे। प्रश्न कई बार पूछा गया है। 246 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संविधान में संघ सूची का विषय है जनगणना, संविधान में संघ सूची का विषय है। संघ सूची का मतलब है यहाँ पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अगर यहाँ संवर्ती सूची लिखा हुआ होता तो दोनों सरकार कानून बनाएंगी। जब हमने शेड्यूल 7 कर रहे थे तो इसके बारे में डिटेल से बताया था। इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया था, 7 शेड्यूल में किया गया था। और मैंने कहा था 3 रूप से किया गया है, एक हमारा संघ सूची और एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची। आगे आपको देखने को मिलेगा। संघ का मतलब है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य का मतलब है राज्य सरकार कानून बनाएगी, और संवर्ती का मतलब है दोनों सरकार मिलकर कानून बनाएंगी उन विषयों पर, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम, या बोल सकते हैं जनगणना अधिनियम कब बना था स्वतंत्रता के बाद। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है 1948 में, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और आता है, कई बार पूछा गया है, शीर्ष अधिकारी कौन होता है जनगणना का, तो याद रखेंगे महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। 2011 में कौन थे
महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त तो याद रखेंगे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, याद रखेंगे 2011 में। अब जब जनगणना होगी तब देखेंगे कौन होंगे, याद रखेंगे। उसके बाद बात करें जनगणना का कुछ डाटा, यहां पर देख लेते हैं, जहां से हमारे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न आता है कि कौन से दशक में जनसंख्या घटी? एकमात्र ऐसा दशक था जिसमें जनसंख्या घटी 1911 से 1921 के बीच में। इस समय यानी इस दशक में जनसंख्या घट गई, कम हो गई। याद रखेंगे क्यों? क्योंकि इस वर्ष महामारी का दौर था। दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट, इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी इसी के समय में, यानी 1914 से 1918 के बीच में, इसी के समय युद्ध भी चल रहा था। आपको पता है इसी के समय एक कानून आया था 1919 में, रोलेट एक्ट। इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए और जलियांवाला हत्याकांड, ऐसे बहुत सारे कांड हुए थे उस समय, याद रखेंगे इस दौर में। तो इस दशक में जनसंख्या में कमी आई। कई बार प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बता पाओगे, और किसी दशक में कमी नहीं आई। और इसके बाद जब 1921 का जो जनगणना हो गया था, उसके बाद ऐसी रफ्तार पकड़ी जनसंख्या ने, तो इसको कहा जाता है तीव्र वृद्धि हुई, जिसके कारण 1921 को महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं। 1921 को क्या कहते हैं? महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले माइनस हो गई थी इस वर्ष, उसके बाद टॉप पर जा रही है। प्रश्न आएगा कि कौन से दशक में जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई? कौन से दशक में? तो याद रखेंगे वो दशक है 1961 से 1971 के बीच में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। याद रखना है 1971। कैसे याद रख लोगे? याद रखेंगे 1971 में ही बांग्लादेश बना, उससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न आता है कि 2001 और 2011 के दशक में कितने परसेंट वृद्धि हुई? कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप कहोगे 17.70% वृद्धि हुई। अगर 10 वर्षों में, अगर एक वर्ष का पूछे कि प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई 2001 से 2011 के बीच में, 1.64% प्रति वार्षिक दर से वृद्धि हुई। प्रश्न पूछा जाएगा 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आपको पता है 1,21,08,54,977, यानी हम ये कह सकते हैं 121 करोड़ थी, याद रखेंगे। ये प्रश्न हम आगे भी देखेंगे। भारत में कितने परसेंट लोग गांव में निवास करते हैं? तो लगभग 69%, ठीक है। 68.9 भी कह सकते हैं और 69% भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। बाकी के जो 31% हैं वो शहरों में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ये कह रहा है कि 10 वर्ष के अंतराल में, यानी 2001 से और 2011 के बीच में ऐसे कौन से 5 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है? देखते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो एक हो जाएगा दादर नागर हवेली, 55.88% जनसंख्या बढ़ी है इस दशक में, यानी दशक का मतलब यहां पर ऐसे समझिएगा 2001 से और 2011 के बीच की बात हो रही है। दूसरा है दमन और दीव, लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया है। दादर नागर हवेली और दमन दीव वर्तमान में दोनों एक ही हैं। 26 जनवरी 2020 को दोनों का विलय हो गया, ठीक है। पुदुचेरी डाटा याद नहीं रखना है, ये मैंने लिख दिया है। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये दो का डाटा याद रखना है। दादर नागर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी 2001 और 2011 के बीच में जनसंख्या टॉप पर बढ़ी है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर दशकीय, यानी दशकीय का मतलब है 2001 से 2011 के बीच में कमी किन राज्यों में आई है? सबसे कमी किन राज्यों में आई है जनसंख्या को लेकर? देखते हैं। यहां पर राज्य भी हो जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। नागालैंड बिल्कुल माइनस में हो गया है मामला, यहां पर नागालैंड में माइनस में पहुंच गया है। केरल
लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा। और केरल में 4.91% ही लोग बड़े थे, याद रखेंगे। इस दशक की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या बढ़ी है इस दशक में इन राज्यों में, याद रखेंगे। बात करें साक्षरता की दोस्तों, साक्षरता को हम आगे भी देखेंगे। एक बार यहां पर कुछ फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं। 2011 की जनगणना में भारत की कुल साक्षरता 74% थी टोटल। 100 में से 74%, यानी हम ये कह सकते हैं लगभग 100 में से 26 लोग अनपढ़ हैं। हम ये कह सकते हैं 100 में से 26 लोग आज यानी 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार अनपढ़ है। वर्तमान का अभी तो आया नहीं है। पुरुष कितने हैं और महिलाएं? 82% पुरुष, यानी 100 में से, यानी हम कह सकते हैं 100 में से जो 18 लोग हैं वो आज भी अनपढ़ हैं पुरुष। और महिलाएं कितनी पढ़ी हुई है? तो याद रखेंगे 65.46% साक्षरता है महिलाओं की। अब प्रश्न एक और आता है जनघनत्व व्यक्ति का। जनघनत्व का मतलब है एक वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग इधर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर, इधर, ये वर्ग बन गया। इसके भीतर कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने लोग निवास करते हैं एरिया में देखेंगे तो यहां लिखा है जनघनत्व व्यक्ति या वर्ग किलोमीटर में। तो 2011 में 382 था भारत का। कितना? 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, लेकिन 2001 में थे 325। तो प्रश्न आता है दोनों में अंतर कितना हुआ? ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो 57 का अंतर है। दोनों में अंतर कितना है? तो 57 लोगों का अंतर है, यानी 57 लोग अधिक बढ़ गए 10 वर्ष के अंतराल में। तो जनघनत्व का मतलब है एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। लिंगानुपात कितना है भारत का, हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो 943। लिंगानुपात का मतलब यह है 943 क्या है? ये 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुषों में 57 ऐसे पुरुष हैं जो कुंवारे रहते हैं, रड़वे रहते हैं। याद रखेंगे, यही मतलब है। लिंगानुपात जितना भी होगा, जैसे ये लिंगानुपात है, किसी का आएगा 945 होगा, इसका मतलब ये होता है 945 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है, ठीक है। तो लिंगानुपात का मतलब ये। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 1951 की तुलना यहां पर करते हैं। 1951 की तुलना करते हैं 2011 से। 1951 में 36 करोड़ लगभग जनसंख्या थी। साक्षरता 18% थी, तो जो आज 74% देखने को मिलती है। जनघनत्व कितना था? 117 था, आज 382 मिलता है। लिंगानुपात पहले लगभग सही था, 3 का अंतर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या, लगभग 3.5 गुना बढ़ गई है। साक्षरता कितनी है? 74% है, लगभग 4 गुना बढ़ गई है। जब से देश आजाद हुआ है तब की बात कर रहे हैं। जो देश आजाद होने के बाद जो पहली जनगणना हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। जनघनत्व 382, यानी लगभग 3 गुना हो चुका है। और लिंगानुपात में 3 ही का अंतर है। पहले 3 अधिक था और आज 3 कम हो गया है। क्योंकि पहले की स्थिति और आज की स्थिति अगर देखी जाए तो महिलाओं को पहले की नजर से आज भी लगभग देखा ही जाता है, ठीक है। तो ये है लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात की कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे प्रश्न आता है भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कब बढ़ा था, यानी कब था भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात? तो आपका आंसर होगा 1901 में। जो जनगणना हुई थी 1901 में, वहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिलता है, 992 प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आता 1991 में लिंगानुपात कितना था? तो ये तो हमने अभी देखा 946 था। प्रश्न आएगा 2001 में लिंगानुपात कितना था? 933 था। और 2011 में लिंगानुपात कितना था? 943 था। यानी ये प्रश्न पूछा गया कि 2001 की तुलना में 2011 में कितने का अंतर है लिंगानुपात में? तो 10 का अंतर मिलता है, याद रखेंगे। तो ये प्रश्न याद रखेंगे। भारत में लिंगानुपात वाले राज्यों से प्रश्न आते हैं कई बार। जैसे यह है टॉप, यानी शीर्ष 4 राज्य लिंगानुपात वाले, यानी ऐसे कौन से 4 राज्य हैं जहां पर
लिंगानुपात ज्यादा है या महिलाएं ज्यादा हैं? देखते हैं। केरला, केरला एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पर 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। 84 महिलाएं अधिक हैं यहाँ पर। दूसरा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, 996 है। कितनी है? 996। बाकी इनका डाटा याद करो या मत करो, कोई मतलब नहीं है। राज्य याद रख लेना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूनतम की। किसकी बात करेंगे? न्यूनतम। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? सबसे ज्यादा कुंवारे लड़के किस राज्य में है? सबसे तो याद रखेंगे हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज्यादा कुंवारे रहेंगे, यानी 879, यानी 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं ही है, हरियाणा हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन आज केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखेंगे। इसका 889 है। बाकी इनका डाटा याद नहीं रखना है, राज्य याद रख लेना है, सिक्किम और पंजाब। ठीक है, अगर हम यहां बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, शीर्ष पर 4 राज्य कौन से लिंगानुपात वाले? तो पुदुचेरी है। कौन सा है? पुदुचेरी। आपको पता है पुदुचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है। 4 जिले, एक माहे है, कराईकल है, पौंडीचेरी है, यनम है, याद रखेंगे। और लक्षद्वीप पर दूसरे नंबर पर 947 है। बाकी ये डाटा याद रखो, कोई मतलब ही नहीं है। राज्य याद रख लेना, अंडमान और दिल्ली। ठीक है, और न्यूनतम 2 राज्य कौन से लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो दमन एवं दीप और दादर नागर हवेली। याद रखेंगे दमन और दीप, दादर नागर हवेली, वर्तमान में इन दोनों का विलय हो गया है, दोनों एक ही राज्य हैं। कब हुआ था? ये डेट भी पूछा गया है, 26 जनवरी 2020 को। ये भी डाटा आपको याद रखना है। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं शीर्ष 2 लिंगानुपात वाले जिलों की बात करेंगे। अभी हमने राज्य की बात की, तो सबसे बड़ा हो जाएगा माहे, पुदुचेरी का जिला है जो केरल में है। किस राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है, पुदुचेरी का ही जिला है। दूसरा अल्मोड़ा, उत्तराखंड में है ये अल्मोड़ा, याद रखेंगे। न्यूनतम 2 जिले कौन से हैं जहां पर लिंगानुपात कम है? तो ये दमन और दीप और लेह, यहां पर लिंगानुपात कम है, याद रखेंगे। अगर ये कभी पूछा जाए 0 से 6 वर्ष की आयु का जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो ये 4 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा है। एक अरुणाचल प्रदेश से कितना है? 972 है। उसके बाद मेघालय है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, केरल है। डाटा ये याद रखो या मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 पहला वाला डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहला और दूसरा। 0 से 6 वर्ष आयु की जो न्यूनतम यानी सबसे कम किस राज्य में पाए जाते हैं लिंगानुपात में, बच्चों का लिंगानुपात, तो वो भी हरियाणा ही है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान, याद रखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात है बच्चों का यहां पर, याद रखेंगे। बात रखेंगे भारत में लिंगानुपात की, बात यहां पर वही चल रहा है। 0 से 6 वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश, अभी हमने राज्य देखे, अब केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखेंगे दिल्ली। जनसंख्या बहुत है यहां पर लेकिन बच्चों का लिंगानुपात कम है, टाइम ही नहीं है लोगों को। चंडीगढ़ 880, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा यहां पर, ये तो हो गया है कि न्यूनतम वाला केंद्र शासित प्रदेश, और ये है मैक्सिमम वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, मैक्सिमम कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में है, कितना? 968, और दूसरा है पुदुचेरी में। बच्चे का लिंगानुपात यहां पर अधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी में। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। और इंडियन ज्योग्राफी फिनिश हो गया है, एक टॉपिक और बचा है, वो भी आपको करा देंगे दोस्तों। तो वीडियो लाइक करके जाना ही है, कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा एनर्जी मिलता है दोबारा आने के लिए। बात करेंगे भारत में साक्षरता, कुछ फैक्ट हम आगे भी देख चुके। बात करेंगे भारत में साक्षरता, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हालांकि कुछ फैक्ट हमने पीछे देखे थे। भारत की 2011 में कुल साक्षरता थी 74%। साक्षरता यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाएगा? मान लो कोई बच्चे ने जन्म ले लिया, वो 5 वर्ष का है, कोई बच्चा 7 वर्ष का है, तो क्या इनको जोड़ा जाएगा? आओ देखते हैं। तो ये कहा गया है कि 1971 से पहले
5 वर्ष के बाद जो बच्चा पढ़ता था उसको जोड़ा जाता था, लेकिन 71 के बाद ये डाटा कर दिया है 7 वर्ष। क्या कर दिया है? 7 वर्ष के बाद जो पढ़ेगा लिखेगा वो जोड़ा जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाएगा 4 ऐसे राज्य बताओ भारत में जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है केरल की 94%, यानी 100 में से मात्र 6 लोग अनपढ़ हैं यहाँ के, बाकी सब पढ़े लिखे हैं। दूसरा है मिजोरम 91.3%, याद रखेंगे। तीसरा गोवा और त्रिपुरा, ये टॉप राज्य हैं पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में, याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश। अभी हमने 4 राज्य देखे थे, अब 4 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अभी हमने देखा था केरल है हमारा, मिजोरम है, गोवा है, ये इसको अभी देखा था। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे नंबर पे दमन द्वीप, तीसरा नंबर अंडमान निकोबार द्वीप और दिल्ली। एक लिखा हुआ है रेशियो 91.8%, याद रखेंगे। अब हम यही बात करें न्यूनतम की, साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम साक्षरता दर किन केंद्र शासित प्रदेशों में है? तो दादर नागर हवेली और पुदुचेरी में सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 5 साक्षरता जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ये कह रहा है कि जो 10 वर्ष का अंतराल था, यानी 2001 से 2011 के बीच में ऐसे कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी साक्षरता दर बहुत बड़ी है? तो दादर नागर हवेली 3 पॉइंटों में बड़ी है। प्रश्न एक बार पूछा गया कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर 3 अंकों में बड़ी है? वो दादर नागर हवेली है। और दूसरा है दमन द्वीप, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। याद रखेंगे इनका 10 वर्ष का जो ये 10 वर्ष है, दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि किया इन लोगों ने अपने को टॉप करने में, याद रखेंगे, कई बार पूछा जाएगा। बात करेंगे पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करेंगे कि कितने पुरुष पढ़े लिखे किस राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में कम है, महिलाएं किस राज्य में अधिक है, किस राज्य में कम पढ़ी लिखी है, देखते हैं। पुरुष सबसे कम कहां पर पढ़े लिखे हैं? तो बिहार में कितना है? 61.8% है। दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मेघालय। यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति केरल के हैं, लक्षद्वीप है, मिजोरम है, गोवा है। ठीक है, 96। अभी हमने टोटल साक्षरता में भी देखा था केरल टॉप पर था, पुरुषों में भी केरल टॉप पर है और महिलाओं में भी केरल टॉप पर है, याद रखेंगे। महिलाओं की सबसे कम न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहां है? तो यहां भी बिहार है, लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे पर झारखंड है, वहां दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा केरल में, तो देखो केरल में भी यहां भी सबसे ज्यादा है और यहां भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे कम यहां भी बिहार है, सबसे कम यहां भी बिहार है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर पूछा जाएगा 2 जिले कौन से हैं जहां सबसे कम साक्षरता है? भारत के जिलों में बात कर रहा है, ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहां कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं? तो एक है अलीराजपुर मध्य प्रदेश का और दूसरा है बीजापुर छत्तीसगढ़ का। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन से 2 जिलों में पाए जाते हैं? तो सरचिप एक जिला है, एक अजाबल जिला है, ये दोनों जिले मिजोरम में पड़ते हैं, सरचिप और अजाबल। इन जिलों में साक्षरता दर टॉप पर है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने। बात करेंगे जनघनत्व की। कुछ चीजें हम बता चुके हैं कि भारत का जनघनत्व 2011 में 382 था। जनघनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, याद रखेंगे। तो यहां से भी हमारे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शीर्ष 3 जनघनत्व वाले राज्य। जनघनत्व का मतलब है जहां पर पास पास में लोग रहते हैं, वो बिहार हो जाएगा, यानी 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर हो जाएगा, तीसरे पर केरल हो जाएगा, यानी ये लोग बहुत पास पास में रहते हैं। और पहले कितना था? मैंने 1951 में भी बताया था कितना था, 117 था, लेकिन वही बढ़कर वर्तमान में 382 हो गया है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों सबसे कम जनघनत्व कहां का है?
सबसे बिगड़े बिगड़े दूर दूर लोग कहाँ रहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में दूर दूर लोग रहते हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में 17 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 17 ही लोग रहते हैं। मिजोरम में 52 लोग रहते हैं। सिक्किम हो जाएगा तीसरे नंबर का, याद रखेंगे। यहां बात करें अधिकतम जनघनत्व वाले 2 जिले कौन से हैं? 2 जिले कौन से हैं जहां पर सबसे पास पास में लोग रहते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है? एक है सबसे तगड़ा उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली एक जिला है दिल्ली में, और चेन्नई दूसरे नंबर का है। यहां पर लोग व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत जनघनत्व है यहाँ का। अब यहां पर बात करें शीर्ष 3 जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। अभी हमने राज्य देखे थे, अब केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको पता है दिल्ली पहले नंबर पर 11,320 वर्ग किलोमीटर, यानी इतने लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरा है चंडीगढ़ और तीसरा है पुदुचेरी। ठीक है, याद रखेंगे। ये तो थे शीर्ष वाले। अब हम बात करेंगे न्यूनतम 3 जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे, तो अंडमान निकोबार यहां सबसे कम है, 46 ही है मात्र। दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप ये न्यूनतम वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर जनघनत्व कम है, यहां लोग कम रहते हैं, यहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को लेकर भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, शेड्यूल कास्ट को लेकर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि 3 ऐसे राज्य बताओ जहां पर एससी समुदाय के लोग बहुत अधिक हैं, शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति के लोग बहुत हैं। तो एक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पे बिहार। ये तीनों राज्य आपको याद रखने। अगर यही पूछा जाएगा न्यूनतम कहां पर है, कितना न्यूनतम 3 राज्य, तो सबसे कम मिजोरम में है, नागालैंड में है और अरुणाचल प्रदेश में। या तो ना के बराबर ही है, या ऐसे हम कह सकते हैं बिल्कुल ना ही है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है अनुसूचित जाति की सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं। यानी ये पूछ रहा है ऐसे समुदाय के लोग हैं वो प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां रहते हैं और सबसे कम कहां रहते हैं। कई बार पूछा गया, तो पंजाब में सबसे ज्यादा और मिजोरम में सबसे कम रहते हैं। और याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में ऐसे समुदाय के लोग है ही नहीं, है ही नहीं, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को लेकर बात करते हैं, यानी एसटी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा भारत में कहां रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। और एससी के कहां रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, ये दोबारा से आ गया है दोस्तों, पीछे वाला यहां पर आ गया है, कोई नहीं। भारत में एससी और एसटी क्रमशः, जो एसटी का परसेंटेज है ये याद रखना है 16.6% है, एसटी का कितना है 8.6% पाए जाते हैं, यानी 1/4 जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या बाला, अगर प्रतिशत में राज्य देखा जाए या केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। प्रतिशत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहां पर बात करें अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, दादर नागर हवेली। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे पुदुचेरी, सिक्किम, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में अनुसूचित जनजातियां नहीं है, अनुसूचित जनजातियां नहीं है, जन होगा, जनजातियां नहीं है। ठीक है, जनजातियां नहीं है, यानी एसटी समुदाय के लोग नहीं है। तो जो यहां पर मैंने काट दिया इसकी जगह ये लिख लेना। ठीक है, यहां पर नहीं है। 2011 में एसटी का लिंगानुपात कितना था, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब का लिंगानुपात कितना था, तो 990 था। इनका लिंगानुपात सही है, यहां पर लोग ज्यादा कुंवारे नहीं रहते होंगे। जो 2001 में लिंगानुपात 978 था। और प्रश्न आएगा सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में है, कहां पर है, सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में है, किसका, एसटी समुदाय के लोगों का, और सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर में है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपको पता होना है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद बात करेंगे धार्मिक जनगणना 2011, धर्म के अनुसार देखते हैं किस राज्य में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं।
भारत में कौन सा धर्म किस नंबर पर है, सारे प्रश्न देखेंगे, एक भी सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बात करेंगे सबसे टॉप पर हिंदू रहते हैं भारत में, लगभग 96.63 करोड़ हैं, 2011 की बात कर रहे हैं, और मुस्लिम 17.22 करोड़ थे। ये क्रम से है दोस्तों, दूसरे नंबर पर मुस्लिम, तीसरे पे ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य धर्म, ये क्रम से हैं। पूछा जाएगा चौथा कौन सा धर्म भारत में सबसे ज्यादा है, तो सिख है, पांचवा बौद्ध है, ये क्रम से हैं, याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हिंदुओं का लिंगानुपात कितना है, मुस्लिमों का कितना है, ईसाइयों का कितना है, तो मैंने इसके सामने सीधे सीधे लिख दिया है ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सारे फैक्ट आप यहीं से याद कर पाओ। हिंदुओं का लिंगानुपात है 939, मुसलमानों का है 951, और सबसे ज्यादा किस धर्म का लिंगानुपात है अगर पूछा जाएगा तो ईसाइयों का सबसे ज्यादा है। कई बार प्रश्न पूछा गया, ईसाइयों का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है 1023, याद रखेंगे। अगर यह पूछा जाए दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, तो बौद्धों का है। किसका है, बौद्धों का 965 है, ठीक है। और लिंगानुपात सिखों का है 903 और जैन का है 954, ये आपको याद रखना है। ये लिंगानुपात है धर्म को लेकर, ठीक है। यानी कहता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यानी यही सब है, ठीक है, यहां पर बताया गया। अगर आपसे यह पूछा जाए शीर्ष 2 हिंदू जनसंख्या वाले राज्य कौन से, यानी टॉप पर 2 ऐसे राज्यों के नाम बताओ जहां पे सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उड़ीसा, याद रखेंगे। और ये रखा है कि कौन से 2 राज्य हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटी लिखा हुआ है, जहां पर हिंदू लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बताओ, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव, आज दोनों को एक ही कर दिया है, मैंने बताया था। सबसे कम हिंदू कहां रहते हैं, जनसंख्या किन राज्य या यूटी में है, तो मिजोरम में सबसे कम हिंदू है और सबसे कम लक्षद्वीप में हिंदू हैं, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये सारे। ओके, आगे बढ़े, याद रखेंगे प्रश्न आएगा शीर्ष यानी टॉप पर शीर्ष मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा मुस्लिम यहां पर पाए जाते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर अलग नहीं था, अब जम्मू कश्मीर से 2 राज्य बने हैं, एक लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कब बने हैं, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, पहले ये राज्य था। प्रश्न आएगा सबसे कम मुस्लिम किन 2 राज्यों में पाए जाते हैं या यूनियन टेरिटरीज में पाए जाते हैं, तो मिजोरम और सिक्किम में ना के बराबर है। मिजोरम और सिक्किम में नहीं है, तो सिक्किम में क्या है, सिक्किम में बौद्ध लोग ज्यादा पाए जाएंगे, आप देखोगे भी। प्रश्न आएगा 2 राज्य ऐसे बताइएगा जहां पर ईसाई लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो नागालैंड में सबसे ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा ईसाई नागालैंड में। दूसरे नंबर पर मिजोरम है। अगर यहाँ कहें न्यूनतम सबसे कम ईसाई किन 2 राज्यों में रहते हैं, तो बिहार में ना के बराबर है और राजस्थान में ना के बराबर है ईसाई लोग, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा 3 राज्य बताओ जहां पर सिखों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 3 राज्य बताओ या केंद्र शासित प्रदेश बताओ जहां पर सिखों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो पंजाब में सबसे ज्यादा है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में है, कई बार पूछा गया है। शीर्ष 2 राज्य ऐसे बताओ जहां पर बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, तो पहला राज्य सिक्किम हो जाएगा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा जहां पर बौद्ध समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, याद रखेंगे। शीर्ष 2 राज्य बताओ जहां जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, जैन धर्म के लोग, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में, राज्य अगर पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दिल्ली में जैन समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद में ग्रामीण और शहरी को लेकर भी प्रश्न आए हुए हमारे एग्जाम में। 2011 में भारत में, मैंने अभी पीछे बताया भी था, तो लगभग 69% लोग गांव में निवास करते हैं और 31% लोग शहर में निवास करते हैं। और प्रश्न क्या पूछा गया है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 राज्य, यानी ऐसे राज्य जहां के लोग सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं, तो एक उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों के सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा, देश के राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरताओं की संख्या किस राज्य में है,
यानी ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोग गांव में भी रहते हैं और गांव में पढ़े लिखे लोग कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं गांव के वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है देश के राज्यों में सर्वाधिक शहरी साक्षरता, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां के शहर के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? वो है महाराष्ट्र। वो कौन सा है? महाराष्ट्र। और ये ग्रामीण था दोस्तों, ऊपर गांव ये नीचे शहर। प्रश्न आएगा 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसके गांव में ना के बराबर पढ़ाई की जाती है? वो आंध्र प्रदेश है। वो आंध्र प्रदेश है, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण के लोगों का 947, शहरियों का 929 और पूरे भारत का 943। तो इतने फैक्ट मैंने आज आपको बताए कि सिंगल प्रश्न हमारे एग्जाम में दोस्तों बाहर नहीं आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको बताया आपके लिए, और इससे बाहर प्रश्न बनेगा ही नहीं दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाओ, सारे लगेंगे। और दोस्तों बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है GS by विष्णु सर। वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।